दोस्तों आज अमेरिका सभी कंट्रीज में सबसे पावरफुल कंट्री है क्योंकि आज इसके पास पैसा और पावर दोनों चीजें हैं। अमेरिका वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है जो दुनिया भर की कई कंट्रीज की आर्मी के लिए वेपन सप्लाई करती है और आज इसकी इंटरनेशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स में 39% की शेयर मार्केट वैल्यू है। वहीं बात करें पैसों की तो आज डॉलर के भाव दिन प्रतिदिन आसमान को छूते जा रहे हैं और डॉलर एक मात्र ऐसी करेंसी है जिसकी एक्सेप्टेशन दुनिया भर में वैलिड है और आज सभी कंट्रीज डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानकर ट्रेड कर रही है, जबकि डॉलर से भी ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी मौजूद है। फिर भी डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों बनाया गया? तो दोस्तों इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब लोग सामान के बदले सामान देकर वस्तु खरीदा करते थे और इस प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको चावल की जरूरत है, तो आप अपने गेहूं उस चावल वाले व्यक्ति को देकर उससे बदले में चावल ले लोगे। ठीक इसी तरह अगर उस चावल वाले व्यक्ति को दूध की जरूरत है तो वो उस दूध वाले व्यक्ति को चावल देकर उससे दूध ले लेगा और वो दूध वाला भी सेम इसी प्रक्रिया से अपनी जरूरत की चीजें ले लेगा। और इसी तरह लोग चीजों का आदान प्रदान करके अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। लेकिन इसमें समस्या तब आई जब गेहूं वाला व्यक्ति चावल लेने जाता था तो चावल वाले व्यक्ति को गेहूं की जगह दूध की जरूरत होती थी। अब जिसके पास चावल है वो तो उसे ही चावल देगा जो उसे दूध देगा, क्योंकि उसे तो दूध की जरूरत है। ऐसे में गेहूं वाले व्यक्ति को जगह जगह घूमना पड़ता था और कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो उसके गेहूं के बदले उसे चावल दे सके। फिर इस समस्या को ध्यान में रखते हुए निजात हुआ कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी का मतलब है कुछ पर्टिकुलर चीजों को लोग पैसों की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे वनस्पति तेल, नमक, चाय और तंबाकू जैसी वस्तुएं कमोडिटी मनी के रूप में निर्धारित की गई और लोगों की जरूरतों के हिसाब से इसमें और भी चीजें ऐड होती गई, जैसे घी, शहद और कई प्रकार के मसाले वगैरह। और इस तरह लोग इन चीजों के बदले अपनी सभी जरूरतों की वस्तुएं खरीदने लगे, फिर चाहे वो खाद्य सामग्री हो या हमारे घरेलू जीवन में यूज होने वाली कोई वस्तु हो या फिर किसी व्यक्ति से अपना कोई काम करवाने के बदले उसकी मजदूरी देना हो। सभी काम इस कमोडिटी मनी के जरिए ही होने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगी, वो ऐसे कि लंबे समय तक इन वस्तुओं को अपने पास स्टॉक करके रखने से ये चीजें खराब होने लग जाती थी। दूसरा कि यदि किसी को अधिक मात्रा में कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो उसे बल्क में इन चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना पड़ता था, जो अपने आप में एक चुनौती थी। और फिर इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्राओं का आविष्कार हुआ जो तांबे और पीतल जैसी अन्य धातुओं से बने होते थे। इन मुद्राओं के आने के बाद से लोगों का काम बहुत आसान हो गया और वो इजीली अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और व्यापार करने लगे। समय के साथ साथ इसमें सुधार होता गया और ये मुद्राएं पेपर मनी और कॉइन्स में कन्वर्ट हो गई, जिसे आज हम करेंसी बोलते हैं। और जब मुद्राएं पेपर मनी और कॉइन्स में कन्वर्ट हुई तो ये फर्स्ट टाइम था कि जब करेंसी पर उनकी वैल्यू मेंशन की गई थी, जैसे कि 1, 2, 5, 10 पैसे। और इसी तरह बाकी की कंट्रीज ने भी अपने अपने नोट और कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट प्रॉब्लम्स तब आने लगी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने लगी। जैसे कि भारत अमेरिका से कच्चा तेल खरीदने गया और बदले में उसे अपनी इंडिया की करेंसी देता है, लेकिन अमेरिका इंडियन करेंसी लेने से इनकार कर देता है। अमेरिका बोलता है कि हमें तो हमारी ही करेंसी चाहिए। और बाकी की कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही था। सभी कंट्रीज ये बोलने लगी कि हम आपको सामान तभी एक्सपोर्ट करेंगे जब आप हमारी करेंसी में पे करोगे। इस हिसाब से तो हमें हर देश से व्यापार करने के लिए अलग अलग करेंसी में कमाना पड़ेगा। अब मान लो अगर आप सब्जी खरीदने गए और वो सब्जी वाला आपसे कहे कि मुझे इंडिया की नहीं बल्कि चीन की करेंसी चाहिए, इसी तरह दूध वाला रसिया की करेंसी मांगने लगे और मेडिकल वाला सऊदी अरब की मांगे, तो ऐसे तो आपको हर देश की करेंसी में कमाना पड़ेगा। और यही समस्या सभी कंट्रीज के साथ थी कि वो बाकी की कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसे करे। और उस समय कोई भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर सभी कंट्री विश्वास कर सके। लेकिन उस समय पर एक चीज थी जिस पर सभी कंट्रीज को ट्रस्ट था और वो था गोल्ड और सिल्वर। बट इतने सारे गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार ले जाना काफी रिस्की और मुश्किल था, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया था गोल्ड स्टैंडर्ड। और सभी कंट्रीज ने अपनी करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया। जैसे इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 100 रुपए है, आप 100 रुपए दो और 1 ग्राम गोल्ड ले जाओ, या 1 ग्राम गोल्ड लाओ और 100 रुपए ले जाओ। इसी तरह अमेरिका ने किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत $2 रहेगी, यानी $2 और 100 रुपए दोनों 1 ग्राम गोल्ड के बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली $2 100 रुपए और 100 रुपए $2 के बराबर हो गए। वहीं $1 की वैल्यू हुई 50 रुपए। और इस तरह दोनों कंट्री जब आपस में ट्रेड करने गई तो उन दोनों को एक दूसरे की करेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेड करके जो भी करेंसी आ रही है उसे वो कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो करेंसी ट्रेड करके इकट्ठी की है जब हम उसे गोल्ड में बदलवाने जाएं तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना कि उसके पास गोल्ड हो, ताकि कोई भी कंट्री करेंसी देकर उससे गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और इसी तरह सभी कंट्रीज गोल्ड के जरिए एक दूसरे से ट्रेड करने लगी। लेकिन ये गोल्ड से ट्रेड करने का सिस्टम भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और गोल्ड स्टैंडर्ड वाले सिस्टम में से गोल्ड की जगह डॉलर को बेस बना दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो इसे चेंज क्यों किया गया, और चेंज किया भी तो यूएस डॉलर को ही बेस क्यों बनाया गया। तो इसका रीजन है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई तो सभी कंट्रीज ने युद्ध के लिए काफी मात्रा में अमेरिका से हथियार खरीदे, क्योंकि अमेरिका मेन एक्सपोर्टर है हथियारों का। और सभी कंट्रीज ने गोल्ड के बेस पर ट्रेड करके जितनी भी करेंसी इकट्ठी की थी उससे उन्होंने हथियार खरीदने शुरू कर दिए। इस तरह सभी कंट्रीज के गोल्ड रिजर्व घटते गए और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व बढ़ता गया। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सभी कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी। सभी कंट्रीज के पास गोल्ड बिल्कुल ना के बराबर था, बट जैसे तैसे सभी कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को सुधार ही रही थी कि जब तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी और एक्सपेंसिव वॉर थी जो 6 सालों तक चली, 1939 से 1945 तक। और इस युद्ध में यूएस ने जमकर हथियारों को एक्सपोर्ट किया और यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छूने लगा था। इस समय दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था और बाकी की कंट्रीज टोटली कर्जे में डूब चुकी थी। ऐसे में गोल्ड के साथ करेंसी को अटैच करके जो ट्रेड हो रहा था ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाकी की कंट्रीज के पास ट्रेड करने के लिए गोल्ड ही नहीं बचा। फिर 1944 में एक मीटिंग की गई, ब्रेडन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि सभी कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करेगी, क्योंकि उस समय यूएस के पास इतना गोल्ड था कि वो गोल्ड की वैल्यू के यूएस डॉलर बनाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकता था। और साथ ही यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि कोई भी यूएस डॉलर को हमारे पास लाकर गोल्ड ले सकता है और गोल्ड के बदले यूएस डॉलर ले सकता है। इस तरह यूएस ने 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू $35 की रखी। अब सभी कंट्रीज यूएस से ट्रेड करके डॉलर इकट्ठे करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम डॉलर को कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा कर करके डॉलर सभी कंट्रीज की रिजर्व करेंसी बनती गई, जो कि एक तरह से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व के कंपेयर में ज्यादा डॉलर प्रिंट किए हुए थे जो ऑल इंडिया ओवर में घूम रहे थे, और बाकी की कंट्रीज की इकोनॉमी भी सुधरती जा रही थी। तो वो यूएस को डॉलर देकर गोल्ड को वापस अपनी कंट्री में लाते जा रहे थे। और इस तरह यूएस का गोल्ड रिजर्व भी काफी तेजी से कम हो रहा था और यूएस की इकोनॉमी भी कमजोर होती जा रही थी। ऐसे में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया, यानी कि अब डॉलर को गोल्ड से और गोल्ड को डॉलर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये खबर पूरी दुनिया के लिए काफी शॉकिंग थी। और ऐसे में पूरी दुनिया के पास डॉलर के रिजर्व गोल्ड के कंपेयर में काफी ज्यादा थे, तो उनकी मजबूरी बन गई डॉलर में ट्रेड करना। और इस तरह डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में निकलकर सामने आया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉलर कैसे ग्लोबल करेंसी बनी। और दोस्तों वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और हम आपको मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ।